स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नीतीश कुमार दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं महेश बर्णवाल सर की इस बुक के सीरीज़ में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं महेश बर्णवाल सर की जो ज्योग्राफी की बुक है, भूगोल एक समग्र अध्ययन, उसी को पढ़ रहे हैं हम लोग। और यह इसका 5वां वीडियो है दोस्तों। इससे पहले हमने 4 वीडियो में इसके भारत के भूगोल के बारे में, इंडियन ज्योग्राफी को अभी स्टार्ट किया गया है। इसमें हम लोग भारत का इंट्रोडक्शन देख लिए हैं, भारत की आंतरिक संरचना पढ़ लिए हैं, और साथ में भारत की भूगर्भिक संरचना को पढ़े हैं, और इसके अलावा भारत की भू आकृति को जान लिए हैं। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है भारत की नदियाँ, यानी भारत के नदी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी नदियाँ हैं। और विशेष रूप से इसमें आज सिंधु नदी तंत्र को पढ़ेंगे। यह भारत की नदियों का पहला वीडियो है। इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा जिसमें सारे गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तथा पठारी भाग के नदियों को भी जान लेंगे। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले के सीरीज़ को नहीं देखा, इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है, तो कृपया करके पहले उससे देख लें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, और साथ में इसके प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, या स्टडी वेब्स क्लासेस जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये जो सेशन चल रहा है यह बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो या फिर बैंकिंग का जो भी एग्ज़ाम जिसमें इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, तो उन सब के लिए ये जो सीरीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग भूगोल के हर एक पहलुओं को जानेंगे। खास करके अभी जब इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है तो मैप के सहारे भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि महेश बर्णवाल सर के बुक में मैप से बताया जाता है, प्लस साथ में डिस्क्रिप्टिव भी करवाया जाता है। और इसमें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। और मेरे साथ आप जुड़े हैं तो एकदम बच्चों की तरह मैं समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और महेश बर्णवाल सर की ज्योग्राफी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है भारत की नदियाँ। इसका पहला आज भारत के नदियों का यह पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम लोग विभिन्न चीज़ों को जान लेंगे। इसमें मेन रूप से हम लोग सिंधु नदी तंत्र को जानेंगे, और साथ में भारत की नदियों की क्या विशेषता है, भारत की नदियों में कौन कौन से नदी प्रमुख हैं और कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, इन सब को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो मैप है इसको आप देख रहे हैं, आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। चलिए जी, अच्छे से इस स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अच्छे से बाद में समझ में आ जाए और आप बाद में भी देख सकें। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और सबसे पहले समझाता हूँ मैं कि क्या है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, भारत की ये जो आकृति देख रहे हैं, इसमें नदियों को दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नदियाँ, भारत को जो है नदियों की देश क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप जब मैप में देख रहे होंगे तो आपको नदी नदी ही दिख रहा है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मेन रूप से कौन कौन सी नदियाँ हैं और भारत के कितने नदी तंत्रों को हमको मेन रूप से पढ़ना है। तो देखिए यहाँ से देखिएगा आप, तो देखिएगा कि ये मानसरोवर है जो तिब्बत में पड़ता है दोस्तों। यहाँ से 3 नदी निकलती है। पहला नदी जो है ये सिंधु नदी है, ये इस ओर जा रही है और फिर यहाँ से मुड़ते हुए आते हुए अरब सागर में पाकिस्तान के साइड से गिर जाएगी। इसके अलावा यहाँ से 3 नदी निकलती है, जिसमें एक ये सिंधु नदी हो गया, और दूसरा ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और तीसरा यहाँ से सतलज नदी निकलती है। तो मेन रूप से ये जो इस साइड की नदियाँ हैं, इस साइड के नदियों को हम बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र, क्योंकि इन्हीं सिंधु में ही ये सारी नदियाँ आकर मिल जाती है। और इनमें मेन रूप से यहाँ पर जो ये जो नदी है इसको बोलते हैं पंच नदी, क्योंकि इसमें 5 नदियाँ आती है। उस 5 नदियों में आपको मिलेंगी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। तो इन सारी नदियों को जानेंगे जो सिंधु नदी में मिल जाती है, यानी कि सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत हम इन सारी नदियों को पढ़ेंगे।
इसके अलावा जब हम चलेंगे गंगा नदी तंत्र में, तो गंगा नदी तंत्र उत्तराखंड से निकलती है यहाँ से, ठीक है, और ये यूपी होते हुए आपको बिहार और बंगाल होते हुए आ जाती है बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में आ जाती है, और यहाँ ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में मिलकर फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इन इससे रिलेटेड भी ढेर सारी नदियाँ आती है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसे कि यमुना नदी है, इसकी सहायक नदी सोन नदी है, फिर गोमती है, घग्गर है, कोसी आती है जिसको बिहार का शोक कहते हैं। तो इस तरह की नदियां हैं इसमें, तो इन सबको जानेंगे। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं नदी के भारत की नदियां जो है इस टॉपिक को, और देखते हैं कि क्या इसके बारे में विशेष बताया गया है। कहता है कि अपवहन तंत्र से तात्पर्य, देखिए ये जो चैप्टर है इसका नाम है अपवहन तंत्र। तो सबसे पहले जानते हैं अपवहन तंत्र का मतलब क्या होता है। अपवहन तंत्र से तात्पर्य किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली से है, यानी कि अपवहन तंत्र किसे कहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष का जल प्रवाह प्रणाली किस तरह की है उसे ही हम अपवहन तंत्र कहते हैं। अर्थात किसी क्षेत्र में जल को कौन सी नदियाँ बहाकर ले जाती है, इस प्रकार एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को अपवहन कहते हैं, तथा इस नदी वाहिकाओं के जाल को अपवहन तंत्र कहते हैं। अब इसको समझिए, इसका कहने का मतलब है कि किसी क्षेत्र से जल जो अगर जल है वहाँ पे, मान लीजिए या तो वो वर्षा की जल हो सकती है या किसी पहाड़ से निकली हुई, झरने से निकली हुई जल हो सकती है। तो उन सारे जल को किस मार्ग से किसके द्वारा ले जाया जा रहा है, तो वो नदियों के द्वारा जाया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार जब वो नदियाँ उस पानी को, जल को ले जाती हैं, तो एक निश्चित वाहिका बनती है, एक निश्चित चैनल बनती है, और उसी माध्यम से जल का प्रवाह होता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। जल के प्रवाह को ही अपवाह कहते हैं। तथा जो वाहिकाओं के जाल को हम लोग अपवाहन तंत्र कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए एक नदी है, तो वो सिर्फ बड़ी नदी जैसे गंगा को ही लेते हैं, तो सिर्फ गंगा ही थोड़ी ना बहती है, उसमें और सारी नदियाँ आकर मिलती है। तो ढेर सारी जब नदियाँ आकर उसमें मिलेंगी, तो इस तरह से एक जाल का निर्माण हो जाएगा सभी क्षेत्रों में, और उसी को हम लोग कहते हैं अपवहन तंत्र, ठीक है। तो अपवहन तंत्र कहा जाता है। इसके अलावा कह रहा है किसी क्षेत्र का अपवहन तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा, बहाव की अवधि, इन सब पर निर्भर करती है। यानी अपवहन तंत्र जो है किन किन बातों पर निर्भर करेगी, तो भूवैज्ञानिक समयावधि, यानी जो भूवैज्ञानिक समयावधि है उस पर निर्भर करेगी। चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना पर निर्भर करेगी। चट्टान मतलब जिनसे धरातल का निर्माण होता है, तो वो चट्टान से ही होता है, तो उसकी प्रवृत्ति कैसी है उस पर भी डिपेंड करेगी। क्योंकि अगर चट्टानें कठोर होंगी तो उस क्षेत्र का जो कटाव होगा, यानी अपवर्दन बहुत कम होगा, तो उससे भी डिपेंड करेगा कि अपवहन तंत्र किस तरह का होगा। इसके अलावा कह रहा है कि स्थलाकृति, यानी कि स्थलाकृति में जैसे आ जाता है कि मैदानी भाग है या फिर पहाड़ी भाग है या पठारी भाग है। इसके अलावा कहता है कि ढाल का मतलब स्लोप, मतलब कि कितना उसका स्लोप है, किस तरह से कितना ढाल पर है, कि अगर ज़्यादा ढाल पे होता है तो बहाव बहुत तेज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि बहते जल की मात्रा। अब बहते जल की मात्रा पर तो डिपेंड करेगा ही, क्योंकि देखते हैं आप जब गंगा नदी का स्तर बढ़ता है, जल स्तर बढ़ता है, तो पटना आदि क्षेत्र में उससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। या कोसी को ही ले लीजिए, तो उत्तरी बिहार में कोसी बहुत ज़्यादा विध्वंसक हो जाती है, क्योंकि जल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, तो वह मैदानी भागों में फैलती है। तो इस तरह के कार्य होते हैं जब जल का स्तर बढ़ता है। और साथ में अपवहन तंत्र किस पे डिपेंड करता है, तो बहाव की अवधि पर भी निर्भर करती है। अब जैसे किसी क्षेत्र में बहुत भारी मात्रा में बारिश होती है, और वो जो जल का जो क्षेत्र है या जल जो है वो अगर बहता है और कम समय में ही वो सारा का सारा निकल जाता है, जैसे अगर ढाल ज़्यादा है तो बहुत कम समय में वो सारे पानी क्या होता है, निकल जाएगा, तो उससे क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा, अपवहन तंत्र का कुछ और ही संरचना होगा। लेकिन वही अगर ज़्यादा अवधि तक जो जल है वो रह जाएगा, तो इस वजह से क्या होगा, उस जल से आपको
बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे उत्तरी बिहार में मैदानी भाग है, इस वजह से जल जो है जल्दी निकल नहीं पाता है, और इसी कारण क्या होता है, वहाँ पे बाढ़ की समस्या हो जाती है। तो इस तरह का जो बातें हैं, ये सारी बातें अपवहन तंत्र के लिए निर्भर करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कहता है कि भारत नदियों का देश है। देखिए, नदियों का देश कहा गया है क्योंकि इसमें ढेर सारी नदियां हैं, इसी कारण इसको नदियों का देश कहा गया है। और साथ में ये भारत जो है नदियों पर सदियों पहले से ही डिपेंड रहा है। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये बात तो सही है, क्योंकि इसी से सिंचाई होती है, आवागमन के भी साधन ये हैं, मछली पालन, इससे मछुआरों लोगों का भी जीवन स्तर इसी से चलता है। आगे है कि नदियाँ यहाँ प्राचीन काल से ही मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही है। यानी प्राचीन काल से ही देखा जाए तो लोग इस पे अपने जीविकोपार्जन के लिए, जीवन यापन के लिए नदियों पर डिपेंड रहे हैं, निर्भर रहे हैं। आगे कहता है कि यहाँ 4,000 से अधिक नदियाँ हैं। देखिए, भारत में कितना नदियाँ हैं, तो 4,000 से भी ज़्यादा नदियाँ हैं। छोटी बड़ी नदियाँ मिलती है। 4,000 से अधिक क्या है, छोटी और बड़ी नदियाँ इसमें शामिल हैं। 23 बृहद एवं 200 लघु स्तरीय नदी द्रोणियाँ हैं। अब बता रहा है कि 23 बृहद और 200 जो है लघु स्तरीय नदी द्रोणी है। तो अब द्रोणियों को भी आगे समझते हैं, द्रोणी क्या होता है। तो 23 बृहद और 200 लघु द्रोणियों में विभाजित किया जा सकता है भारत की नदियों को। वही कह रहा है कि बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। तो नदी द्रोणी किसको कहते हैं, बड़ी नदियों के जो जल ग्रहण क्षेत्र होगा उसको नदी द्रोणी कहेंगे। जैसे गंगा का जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसको कहेंगे गंगा नदी द्रोणी। ठीक है, आगे कह रहा है कि जल संभर एवं एक प्राकृतिक इकाई है जो वर्षा के जल का संग्रह एवं श्रवण करती है। यानी कि जल संभर क्या होता है, तो यह एक प्राकृतिक इकाई होती है जहां वर्षा का जल संग्रहित होता है और वहां से निकलता है। ठीक है, आगे कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर भारत की नदियों को वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 वर्गों में किया जा सकता है। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर भारत की नदियों को देखें तो कितने भागों में हम बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हिमालय की नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, या प्रायद्वीपीय नदियाँ जिसको बोलते हैं। हमने अगर पिछले वीडियो में आप अगर पढ़ा होगा तो हमने बताया था कि भारत के भू आकृति को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक भाग क्या था, उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला जिसको हम लोग हिमालय कहते हैं, वही पर्वतमाला हिमालय है। तो उनसे निकलने वाली नदियों को एक भाग में बांट दिया गया है। और एक और विभाजन जो था भू आकृति का, वो है भारत का प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीप भाग। तो उससे जो नदियाँ निकलेंगी, तो ये दोनों क्षेत्र से जो नदियाँ निकलेंगी, क्योंकि नदियाँ जो निकलती हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है या पठारी क्षेत्रों से निकलेंगी, तो ये ही 2 क्षेत्र हैं जहाँ से निकल सकती हैं। इसीलिए भारत की नदियों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, हिमालय की नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। ठीक है, आगे कहता है कि इन दोनों नदी तंत्रों के बीच अपवहन लक्षण एवं जलीय विशेषताओं में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। अब आप जब इन दोनों नदियों को देखेंगे तो इन दोनों नदियों के जो अपवहन लक्षण और जलीय विशेषता है, यानी कि कितना जल, कब इसका जल स्तर बढ़ेगा, इन सब में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। किस पे, तो हिमालय की नदियों में और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में, प्रायद्वीपीय नदियों में। आप अगर इस अंतर को देखना चाहें तो इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, नदी प्रवृत्ति को इस तरह से अगर आप देखें तो आप अगर मैं इसको इस तरह से बताऊं तो ये है देशवर के पास नर्मदा नदी का यह ग्राफ दिखाया गया है। और ये जो नीचे में आप देख रहे हैं JFMA इस तरह से करके जो अल्फ़ाबेट में लिखा गया है, यह है माह का नाम है, जैसे J से जनवरी, F से फरवरी, M से मार्च। तो देखिएगा तो नर्मदा नदी के बारे में क्या कहता है कि आप देखिएगा कि इसका जो जल स्तर है, ये जल स्तर को आपको बताया गया है क्यूबिक सेंटीमीटर में, शायद इस तरह का कुछ इसका यूनिट होता है, ये हालांकि दिख नहीं रहा है। तो ये देखिएगा तो आप जल स्तर इसका बहुत कम है, लेकिन मार्च के महीने में इसका जल स्तर यहाँ पे बढ़ा है। और फिर देखिएगा कि थोड़ा सा कम होने के बाद जुलाई में इसका जल स्तर एकाएक बढ़ जाता है। और फिर अगस्त
इसके बाद इसका जल स्तर जो है घटने लगा है, और सितंबर के बाद फिर एकाएक घट गया, और अक्टूबर में ये बहुत घट गया, और नवंबर दिसंबर के टाइम में ये बहुत कम हो गया है। तो इसका जो आप ग्राफ देख सकते हैं, तो आप इसको अगर समझना चाहें तो आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और बाद में आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन मैं मोटा मोटी तौर पर समझा देता हूँ कि देखिए, इसका जल स्तर जो नदियों का है वो कभी किसी का जून जुलाई में बढ़ रहा है, किसी का मार्च में बढ़ रहा है, और किसी का आपको जुलाई के बाद बढ़ रहा है। और देखिए यहाँ झेलम का तो जल स्तर जनवरी से ही बढ़ा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सारी नदियों के का जल स्तर में हमेशा गड़बड़ी रहा है, मतलब एक समानता नहीं रहा है, अंतर रहा है बहुत। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया, अभी हम लोगों ने देखा, जिसमें से एक जो था वो था हिमालय की नदियाँ और दूसरे था प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो हिमालय की नदियों के बारे में देखते हैं। तो कहता है कि हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियाँ, जिसको वो सब जो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ थीं, वो 33 भूसन्नति में गिरती थी। एक बात आपको पता होना चाहिए या पता होगा कि हिमालय जब नहीं था तो वहाँ पे पहले क्या था, 33 भूसन्नति था, यानी कि 33 सागर था। और 33 सागर जब था वहाँ पे, तो जो मानसरोवर तिब्बत से जो नदियाँ निकलती थी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, तो वो सारी 33 सागर में आकर गिर जाती थी। आगे कहता है कि हिमालय की नदियों के बेसिन जो है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जो है, सतलज तो सिंधु में ही आकर मिल जाता है, और सिंधु फिर आकर अरब सागर में गिरता है। वहीं देखें तो ब्रह्मपुत्र जो है आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े हैं एवं इनके जलग्रहण क्षेत्र सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। आप अगर देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार की नदियों से अगर तुलना करें, तो हिमालय की जो नदियां हैं उनका बेसिन जो है, बेसिन का मतलब जलग्रहण क्षेत्र, वो बहुत बड़ा होता है, और इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है वो सैकड़ों हजार वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। उदाहरण के लिए गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। चूँकि हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण है एवं हिमालय के उत्थान के क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती है, यानी कि कह रहा है, आगे क्या कहता है सो देख लेते हैं। अतः इनके द्वारा महाखड्डों एवं गॉर्ज का निर्माण हुआ है। कह रहा है कि चूँकि हिमालय की नदियाँ जो है वो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, यानी कि पहले से बहती हुई नदियाँ हैं, और हिमालय के उत्थान के क्रम में इनका निरंतर अपर्दन होते रहा है। यानी हिमालय जब उठ रहा था, यानी बन रहा था, हिमालय का निर्माण हो रहा था, तो उस समय से ही इनका जो है अपर्दन होते रहा है, मतलब कि भूमि का कटाव जारी रहा है। तो इनसे क्या हुआ है कि महाखड्डों, यानी बड़े बड़े खड्डों का, या जिसको गॉर्ज बोला जाता है, उसका निर्माण अपर्दन के कारण हुआ है। आगे कहता है दोस्तों कि ये नदियाँ अभी भी युवा अवस्था में हैं। तो किस अवस्था में हैं ये इन नदियाँ, तो युवा अवस्था में हैं। आगे कहता है कि और निरंतर अपर्दन कार्य में लगी हुई है, यानी अपर्दन कार्य जो है अभी भी जारी है। आगे है कि हिमालय की नदियों में वर्ष भर जल रहती है, क्योंकि वर्षा के जल के अतिरिक्त हिम के पिघलने से भी इनमें जल की आपूर्ति होती है। यानी हिमालय पे आप जानते ही हैं कि बर्फ़ जमा रहता है, तो बर्फ़ जब पिघलता है तो हिमालय की नदियों को उनसे भी जल मिलता है। आगे है कि अतः ये सदानीरा नदियाँ कहलाती है। चूँकि इनमें साल भर जल रहता है, इसीलिए इन नदियों को सदानीरा नदी कहते हैं। आगे है कि मैदानी क्षेत्र वर्ष भर नौकायन के लिए उपयुक्त होता है। मैदानी क्षेत्र वर्ष भर किसके लिए उपयुक्त होता है, तो नौकायन के लिए उपयुक्त होते हैं। ये नदियाँ पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ जलोढ़ अवसादों का निक्षेपण करती है। यानी ये नदियाँ जो है अपर्दन कार्य के द्वारा मिट्टी को लाकर मैदानी भागों में, या जो डेल्टाई क्षेत्र है, या इसको कह सकते हैं डेल्टाई क्षेत्र में, जब वो महासागर में गिरती है उनसे पहले ढेर सारे जलोढ़ अवसादों को जमा करती है, और मैदानी भाग में ढाल न्यूनतम के कारण विसर्पों का निर्माण करती है। विसर्पों का मतलब उसका जो बहाव क्षेत्र है वो सर्पीला हो जाती है इस तरह से, और जब सर्पीला होता है दोस्त, तो इसका क्या होगा कि क्षेत्र बढ़ जाएगा,
अगर देखिए इस तरह से नदी बहता है तो इसका सिंचाई का क्षेत्र या इस तरह से जान सकते हैं इतना ही रहेगा। लेकिन अगर ये टेढ़ा मेढ़ा बहेगा, इस तरह से अगर बढ़ने लगेगा तो इसका क्षेत्र बढ़ जाएगा, चौड़ाई बढ़ जाएगा और इससे ढेर सारी सिंचाई कार्य या उपयुक्त रूप से इसके जल का उपयोग हो सकता है। आगे कहता है कि प्रायः इनका मार्ग भी बदल देती है। तो मैदानी भाग में ढाल न्यूनतम है, इसीलिए इन लोग मार्ग बदलती है। इसमें सिंचाई की ज़्यादा संभावना होती है, ये मैंने अभी बताया कि सिंचाई इससे ज़्यादा होता है। आगे कहता है कि हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। यानी कि हिमालय की नदी को हमने अभी बताया कि हिमालय की नदी को 3 प्रमुख तंत्र में विभाजित किया है। मैप में भी मैं अभी तुरंत दिखलाऊंगा, लेकिन आप जान लें कि इसको 3 तरह से 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्यों इन्हीं नदियों के नाम पर तंत्र का निर्माण किया गया है, ऐसा बोला गया है दोस्तों? तो इसका आंसर यही है कि इन्हीं नदियों में आकर जो छोटी नदियां हैं वो आकर इनमें मिल जाती है और यही सारे जाकर महासागर में अपना जल बिखेर देती है। तो चलिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, इसमें सिंधु नदी तंत्र को जान लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को भी पढ़ लेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो सिंधु नदी तंत्र है, इसको देखेंगे। इसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पहले हम लोग इस सिंधु नदी तंत्र को देखते हैं। कुछ और बातें लिखी गई है, इसको पहले देख लेते हैं। कहता है कि भूगर्भीय वैज्ञानिकों का मानना है कि इन तीनों नदी तंत्रों का विकास जो है एक अंतः विशाल नदी से हुआ है, जिसे शिवालिक अथवा हिंद ब्रह्मा नदी भी कहा जाता है। यह नदी असम से पंजाब तक बहती थी। ये बात कहा जा रहा है कि भूगर्भिक वैज्ञानिकों का कुछ का मानना है कि 3 नदी तंत्र जो है का विकास जो है, चाहे वो गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो या फिर आपका ये सिंधु नदी तंत्र हो, इन तीनों का जो विकास हुआ है एक विशाल नदी से हुआ है। और वो नदी कौन थी? शिवालिक नदी, अथवा इसको क्या बोला जाता था? हिंदू ब्रह्मा नदी भी कहा जाता था। और यह नदी असम से पहले पंजाब तक बहती थी, लेकिन प्लीस्टोसीन काल में जब पोटवार पठार का उत्थान हुआ तो यह नदी छिन्न भिन्न हो गई एवं वर्तमान 3 नदियों में बट गई। यानी कि बाद में जब प्लीस्टोसीन काल का जब प्लीस्टोसीन काल जब आएगा तो उस समय पोटवार पठार का उत्थान होगा, यानी वहाँ से पठार ऊपर उठेगा और इसी कारण ये जो 3 नदी हैं वो 3 छिन्न भिन्न हो जाएगी, यह जो बड़ी नदी है। और वर्तमान जो ये 3 नदियां हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, इन तीनों में यह बट जाएगी। यद्यपि इस संबंध में मत विभिन्नता है, यानी कि ये जो बताया जा रहा है कि पहले एक ही नदी हुआ करती थी, बड़ा नदी, और जब पठार का उत्थान हुआ पोटवार पठार का, तो यह 3 नदी में बट गई। तो ये जो धारणा है इसमें मतता में भिन्नता है, यानी कि वैज्ञानिकों में भिन्नता है दोस्त। ठीक है, तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र को। तो इसमें कहता है कि इसके अंतर्गत सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ जैसे पंचनद, जिसमें पंचनद 5 नदियों के वजह से इसको पंचनद बोला जाता है, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज आती है, सम्मिलित है। सिंधु जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग से ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु कहाँ से निकलती है दोस्त? तो यह मानसरोवर झील से निकलती है। और उस मानसरोवर झील के निकट किस जगह, किस ग्लेशियर से? तो चेमायुंगडुंग से निकलती है। कैलाश चोटी के दूसरी ओर से सिंगी खम्बाब तथा दक्षिण की ओर से गरतुंगचू नदियाँ आकर इसमें मिलती है। तो ये इस तरह से हम पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र को, जो पहले पेज में हम लोग देखे थे। देखिए यही है सिंधु नदी तंत्र। इसमें आप देखेंगे तो ये मानसरोवर झील है और यहाँ से ये निकलती है इस तरह से, और इस तरह से भारत से होते हुए जम्मू कश्मीर, लद्दाख से पहले गुजरेगी, जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करेगी और इस तरह से ये बहती हुई अरब सागर में जाकर गिर जाएगी। इसी क्रम में देखिएगा दोस्त कि यहीं से सतलज नदी निकलती है, जो कि हिमालय को काटती हुई यह भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करने के बाद यह
पंजाब क्षेत्र से होते हुए पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में जाकर फिर चेनाब नदी में मिल जाती है। और चेनाब नदी में मिलने के बाद चेनाब नदी भी क्या होता है दोस्त, ये भी जम्मू कश्मीर से निकलती है चेनाब नदी, और आगे चलते हुए सभी पांचों नदियों को, यानी चारों शेष जो चारों नदी हैं वो सब चेनाब नदी में मिलते हैं। और इसके बाद जाकर ये मिठानकोट के पास में चेनाब नदी भी सिंधु नदी से मिल जाती है। यानी इसको इस तरह से समझे कि ये जो चार नदियां हैं, चाहे वो झेलम हो, चाहे रावी हो, चाहे सतलज हो, ठीक है, या ब्यास हो, तो ये सारी नदियां चेनाब में मिलेंगी और इसके बाद चेनाब जाकर सिंधु नदी में मिल जाएगी। इसमें अगर क्रम देखें तो सबसे पहले ये देखिए झेलम नदी है ऊपर में, ये वाला, ये झेलम नदी है, इसके बाद ये चिनाब है, झेलम चिनाब, इसके बाद रावी है, इसके बाद ये सतलज है, और सतलज से ही पहले आकर ब्यास इसमें मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से ये नदी तंत्र है और इसी का क्षेत्र हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए बारी बारी से सबको देखते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं तो ले लें, ताकि आपको आसानी हो बाद में देखने में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत में मानसरोवर से यह निकलती है दोस्तों। सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर के निकट चेमांगयुंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। कैलाश चोटी के दूसरी ओर से इसमें सिंगी और खम्बाब तथा दक्षिण की ओर से गरतंगचू नदी इसमें आकर मिल जाएगी। ठीक है, आगे कहता है कि यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक विपरीत दिशा में बहती है। अब अगर आप इसको देखें तो अगर ये मानसरोवर है मान लें, तो इधर से ब्रह्मपुत्र निकलती है, तो इधर से सिंधु निकलती है। ठीक है दोस्त, तो ये दोनों एकदम विपरीत दिशा में निकलते हैं और विपरीत दिशा में बहते हैं। यह नदी ब्रह्मपुत्र के ठीक विपरीत से निकलती है और इसकी लंबाई जो है टोटल वो 2880 किलोमीटर है। और जो विश्व की बड़ी नदियों में शामिल है ये, यानी कि विश्व की बड़ी नदियों में इसका भी नाम आता है, सिंधु का भी। और इसकी भारत में लंबाई देखी जाए तो 1114 किलोमीटर है। यानी सिंधु की टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर, तथा इसका संग्रह क्षेत्र जो है 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत में जो है 3.21 लाख किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, आगे है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है 1960 ईस्वी में हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ झेलम और चिनाब के केवल 20% जल का ही उपयोग करती है, जबकि सतलज और रावी के 80% जल का उपयोग करने का अधिकार इस समझौते के तहत भारत को दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन आता है आपको दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1960 ईस्वी में। और जिसके तहत भारत को क्या अधिकार मिला कि वह सिंधु और झेलम चिनाब जो नदी है, ऊपर के 3 नदी, उसका जो है 20% जल का ही उपयोग भारत करेगा और शेष जो 80% होगा उसका उपयोग पाकिस्तान करेगा। लेकिन निचला जो 2 नदी है सतलज और रावी, तो इन दोनों का 80% जल का उपयोग भारत करेगा और बाकी जो शेष बचेगा 20% उसका यूज जो है पाकिस्तान करेगा। ठीक है, आगे कहता है सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की पंचनद। तो इस तरह से अगर अब हम देखें दोस्तों तो ये बता रहा है कि बाईं ओर से जो है जो पंचनद नदियां हैं सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, तो ये किस ओर से मिलती है, भारत की ओर से मिलती है, यानी कि बाईं ओर से। इसको अगर देखें तो ऐसे अगर सिंधु नदी है तो इस तरह से ये नदियां आकर सिंधु में मिलती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अगर इस तरह से बह रहा है तो इसके बाईं ओर ये होगा, बाईं ओर होगा और ये दाहिनी ओर होगा। तो बाईं ओर से पंचनद नदियां मिलती है। ठीक है, जो 5 नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा से मिथनकोट के पास मिलती है। यानी कि ये सारी नदियां मैंने पहले बताया कि चिनाब नदी में पहले मिलती है ये चारों नदी, और इसके बाद सोच लीजिए ये सारे 5 हो गए और इसके बाद ये मिठनकोट में जाकर मिल जाती है सिंधु से। आगे कहता है कि जौस्कर, सिगार व
गिलगित बाईं ओर से मिलने वाली अन्य प्रमुख नदियां हैं। तो पंचनद के अलावे जौस्कर, सिगार और गिलगित जो है बाईं ओर से मिलती है। अब कहता है कि दाईं ओर से, अब देखते हैं अब दाईं ओर से कौन पाकिस्तान के साइड से कौन कौन से मिलते हैं। तो दाईं ओर से मिलने वाले नदियों में श्योक है, काबुल, कुर्रम और गोमल है। काबुल व उसकी सहायक नदियां जो है अटक, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पास सिंधु नदी में मिलती है। क्वेश्चन अगर आएगा कि सिंधु की जो सहायक नदी है काबुल, वह कहाँ पर आकर सिंधु में मिलती है, तो वह अटक के पास आकर सिंधु में मिल जाती है। आगे कहता है कि सिंधु नदी इस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यानी कि सिंधु नदी जो है वो किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करेगी, तो वह अटक के पास में मैदानी भाग में प्रवेश करेगी। नेक्स्ट है कि तथा दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए कराची के पूर्व में यह अरब सागर में गिर जाती है। यानी सिंधु नदी जो है वो कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और कहाँ पर गिरती है, तो कराची के पूर्व में गिरती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब आगे हम लोग झेलम, यानी कि अब हम सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो है वो दिया गया है झेलम के बारे में, जिसका पुराना नाम बितस्ता है। झेलम का पुराना नाम क्या है, बितस्ता है। आगे कहता है कि यह सिंधु की सहायक नदी है जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल पर्वत के पदस्थली भाग में स्थित बेरीनाग झरने से निकलती है। यानी कि झेलम का उद्गम स्रोत कहाँ है, तो बेरीनाग झरने से यह निकलती है। और निकलकर यह क्या करती है कि 212 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई बुलर झील में आकर मिल जाएगी। यानी झेलम नदी जो है वो जब निकलेगी उसके बाद 212 किलोमीटर की लंबाई चलने के बाद उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने के बाद यह आकर बुलर झील में आकर मिल जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि बुलर झील का निर्माण किस नदी से होता है, तो वह झेलम नदी से होता है। और झेलम नदी कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद कह रहा है कि श्रीनगर इसी नदी के तट पर स्थित है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह झेलम नदी के किनारे स्थित है। एक इसको याद करने का एक ट्रिक ये है कि वहाँ पे ज़्यादा टेररिस्ट प्रभावित एरिया है और श्रीनगर को बार बार झेलने पड़ता है उस बात को लेकर, इसलिए उसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है। आगे चले दोस्तों, तो कहता है कि यह पुनः आगे बढ़कर, यानी कि बुलर झील के बाद जब ये निकलेगी तो मुजफ्फराबाद से मांगला तक भारत पाकिस्तान सीमा के लगभग समानांतर प्रवाहित होती है। यानी जब बुलर झील से निकलेगी तो मुजफ्फराबाद से लेकर मांगला तक भारत पाकिस्तान के सीमा के समानांतर एकदम ये प्रवाहित होगी। ठीक आगे कहता है दोस्तों कि कश्मीर घाटी में अनंगताल से बारामूला तक झेलम नदी का नौकागम्य क्षेत्र है। यानी अनंतनाग से बारामूला तक कश्मीर घाटी में झेलम नदी में नौकाएं चला करती हैं, यानी नाव का चालन होता है। इससे कश्मीर में आवागमन एवं व्यापार में बड़ी सहायता मिलती है। यानी झेलम नदी में बहुत ज़्यादा आवागमन है नौका का, और जिससे आवागमन में सहायता मिलता है और व्यापार में। आगे है कि श्रीनगर में इस पर शिकारा व बजरे अधिक चलाए जाते हैं। यानी श्रीनगर में इस पर क्या चलाए जाते हैं, तो शिकारा और बजरे। तथा कह रहा है कि नावों में फल, सब्जियां और फूलों की खेती की जाती है। तो झेलम नदी जो है उसमें अगर नाव चल रही है श्रीनगर के आसपास, तो उस नाव में क्या की जाती है, तो फल, सब्जी और फूलों की खेती की जाती है। आगे कहता है कि झेलम और रावी जो है पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। यानी झेलम नदी और रावी नदी दोनों किस में मिलेगी, तो चिनाब में मिलेगी। और कहाँ मिलेगी, तो झंग के निकट। आगे कहता है कि इसकी सहायक नदियों में किशनगंगा है, जिसे पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। किशनगंगा जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो यह झेलम की सहायक नदी है, जिसे पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, तो नीलम के नाम से जाना जाता है।
नीलम और झेलम की संयुक्त धारा को पाकिस्तान में नीलम झेलम के नाम से जाना जाता है। तो जब नीलम इसमें आकर मिल जाएगी झेलम में, तो इन दोनों के संयुक्त धारा को नीलम और झेलम के नाम से जाना जाएगा। आगे है दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो चिनाब है। चिनाब में ही आकर झेलम मिलती है, जिसका पुराना नाम अस्किनी है, अस्किनी। तो इसके बारे में जानते हैं। तो यह सिंधु की विशालतम सहायक नदी है, यानी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है सिंधु की, वह चिनाब है, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। तो चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है दोस्त? हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा कहा जाता है। किसको? तो चिनाब नदी को। आगे कहता है कि यह नदी लाहौल में बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है, और ये दोनों नदियाँ जब मिलती है तो चिनाब कहलाती है। यानी चिनाब नदी जो है वो लाहौल में जो बड़ा लाचा दर्रा है, बड़ा लाचा कहाँ? भारत के जो हिमाचल प्रदेश में है, तो उस जगह पे जब ये निकलती है तो उसमें दो नदी होती है, चंद्र और दूसरा भागा, और जब ये दोनों नदियाँ मिलती है तभी ये चिनाब कहलाती है। नेक्स्ट है कि ये नदियाँ जो है हिमच्छादित पर्वत से निकलती है, यानी बर्फ़ जहाँ पर जमा हुआ पर्वत है वहीं से निकलती है। भारत में इसकी लंबाई जो है 1180 किलोमीटर है, तथा इसका अपवहन क्षेत्र जो है 26,755 वर्ग किलोमीटर है। तो लंबाई को मेन रूप से याद रखिए, 1180 किलोमीटर जो है भारत में चिनाब की लंबाई है। नेक्स्ट जो नदी के बारे में पढ़ना है दोस्तों हम लोगों को, वो है रावी, जिसका पुराना नाम परुसनी है, या इसको इरावती भी कहा जाता है। रावी के बारे में कहते हैं कि यह नदी पंजाब की 5 नदियों में से सबसे छोटी नदी है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 5 नद में से सबसे छोटी नदी कौन है? तो वो है रावी। इसका उद्गम स्थल जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के समीप हुआ है। ये क्वेश्चन एक बार आया था कि रोहतांग दर्रे के समीप से कौन सी नदी निकलती है? तो वो नदी कौन सी है? रावी नदी। आगे कहता है कि इसी के निकट व्यास कुंड से व्यास नदी भी निकलती है। तो रोहतांग दर्रे के पास से ही व्यास कुंड से व्यास नदी भी निकलेगी, और यह जो है यही नदी रावी जो नदी है वो भी कांगड़ा जिले में कुल्लू पहाड़ियों से निकलेगी, और दोनों कहाँ है? रोहतांग दर्रे के पास से। यह पाकिस्तान में सराय सिंधु के निकट चिनाब में मिलती है। तो ये पाकिस्तान में जाकर चिनाब में मिलेगी, किस स्थान पर? तो सराय सिंधु के निकट, यानी सराय सिंधु नदी के आसपास। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है, तथा इसका अपवहन क्षेत्र जो है 5,957 किलोमीटर है। नेक्स्ट जो नदी है दोस्तों वो है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी के बारे में है कि जो ब्यास है इसका पुराना नाम बिपाशा है। तो बिपाशा किसकी पुराना नाम है? तो ब्यास नदी का। नेक्स्ट है कि यह आगे है दोस्तों कि यह सतलज की सहायक नदी है। जब पूछा जाएगा कि ब्यास किसकी सहायक नदी है, तो सतलज की सहायक नदी है। जिसका उद्गम कहाँ है? तो कुल्ली पहाड़ी के समीप रोहतांग दर्रे के किनारे ब्यास कुंड से। अभी ऊपर में भी पढ़े कि रोहतांग दर्रे के किनारे से ही रावी नदी निकलती है, और वहीं से ही ब्यास कुंड से ब्यास नदी भी निकलती है। कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सिंधु से मिल जाती है। तो ब्यास जो है वो कहाँ पर मिलेगी? सिंधु से हरिके नामक स्थान पर मिलेगी, कपूरथला के निकट। यह जो है कितना किलोमीटर लंबी है? 470 किलोमीटर, और इसका अपवहन क्षेत्र 25,900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे कहता है दोस्तों, तो आगे है दोस्तों सतलज नदी जिसको पहले सतुद्री के नाम से जाना जाता था। कि कहता है कि यह मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल झील से निकलती है, जिसको राक्षस ताल भी बोलते हैं। तो हमने बताया था कि मानसरोवर झील से 3 नदी निकल रही थी, पहला सिंधु थी, दूसरा सतलज, और तीसरा ब्रह्मपुत्र थी। तो राक्षस ताल से जो है सतलज नदी निकलती है मानसरोवर झील से, तथा सिपकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है
कि सतलज नदी जो है किस दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है, तो वो सतलज नदी के पास। आगे है कि स्फीति नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है। कहता है कि स्पीति नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में कि स्पीति जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो वह सतलज की सहायक नदी है। यह एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के तीनों भागों को काटती है। तो यही एकमात्र नदी है जो कि हिमालय के तीनों भागों को काटेगी। कौन कौन से भाग, तो ट्रांस हिमालय को भी काटती है, इसके अलावा जो बृहत हिमालय है उसको भी, और लघु हिमालय को भी काटती है। तो इस तरह से इसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे कहता है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर बनाया गया है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना ही है। भाखड़ा नांगल जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है, तो वह सतलज नदी पर स्थित है। आगे है कि भारत तिब्बत मार्ग जो है वो सतलज घाटी से होकर गुजरता है, और भारत में इस नदी की कुल लंबाई जो है 1050 किलोमीटर है, जो 28,090 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की में अपवहन होती है। यानी कि भारत तिब्बत मार्ग जो है वो किससे होकर गुजरती है, तो सतलज घाटी से ही होकर गुजरती है, और इस नदी की कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है, और इसका जो अपवहन क्षेत्र है वो 28,090 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज भारत की नदियों की विशेषताओं के बारे में जान लिया है, और साथ में हमने सिंधु नदी तंत्र को आज पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जहां हम लोग गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे और साथ में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को भी जानेंगे। और इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को भी जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें कृष्णा, कावेरी, जो गोदावरी, महानदी, इस तरह की जो नदियाँ हैं वो सारी आती हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करिएगा, और अगर लोगों में शेयर कर सकते हैं तो और शेयर करिएगा, ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।